पहले आप एक लॉ लेके आते हैं जिसकी एक मास सहमति नहीं है। सीएए की लॉ थी, यहाँ पे एक फार्म लॉज को लेके आए, उसको आप जनता पे थोपते हैं। वो लॉ बाकी चीज़ों से जुड़ी होती है। एनआरसी का थ्रेट था, यहाँ पे एमएसपी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को हटाने का थ्रेट था। अब ये दोनों जो लॉज हैं, इनका सरकार के वजूद से क्या कनेक्शन है? एक तो सरकार का सबसे बड़ा प्लैंक है जो है वो है सोसाइटी को कम्युनलाइज करके माइनॉरिटीज़ को टारगेट बना के इलेक्शंस जीतना। दूसरा जो प्रक्रिया है इलेक्शन जीतने के लिए, आपको प्राइवेट कैपिटल की जो ज़रूरत है, वो प्राइवेट कैपिटल की ज़रूरत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ जो आई है उससे ये क्लियर है कि आप 2014 के इलेक्शन में भी देख लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर के पैसे खर्चे थे। बीजेपी ने कांग्रेस से ज़्यादा पैसे खर्चे थे। आज 90% जो खर्चा हो रहा है इलेक्शन से रिलेटेड वो बीजेपी से हो रहा है। ये जो इम्बैलेंस है कभी भी इंडिया के इलेक्टोरल हिस्ट्री में कभी भी नहीं रहा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कम्युनलाइजेशन और प्राइवेट कैपिटल, ये दोनों कानून के साथ जुड़ी हुई हैं। और डबल फेस्ड एक सरकार का रूप रहता है कि नहीं जी, एनआरसी सीए से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वही एमएसपी, प्रोक्योरमेंट मशीनरी, सरकारी खरीद का फार्म लॉज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सच्चाई सबको मालूम है कि इसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं और ये कानून कहाँ जा रहे हैं। जब लोगों पे ये थोपा जाता है तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। जस्टिफाइड डेमोक्रेटिक मोबिलाइज प्रोटेस्ट हैं, जगह जगह पे होते हैं। तो सरकार की कोशिश क्या होती है कि इनको क्रिमिनलाइज किया जाए। और इस क्रिमिनलाइजेशन में जैसे आपने बात की कि मीडिया का जो रोल रहा है, अब अगर मीडिया को अच्छी तरह समझना चाहिए तो एक मीडिया का ओनरशिप और कास्ट और एक इकोनॉमिक प्रोफाइल है, जिसमें हम लोग बार बार ये कहते हैं कि मीडिया ने घुटने टेके नहीं, घुटने नहीं टेके हैं, उसने सरकार के साथ कंधा लगाया है। ये मीडिया कॉम्प्लिसिट है, ये डरी नहीं हुई है। ये मीडिया काफ़ी हद तक वही चीज़ें चाहती है जो ये सरकार चाहती है। इस मीडिया में भी वही कम्युनलाइजेशन है और इस मीडिया में भी वही प्राइवेट कैपिटल ड्राइव कर रहा है जो सरकार को सूट करता है। तो मीडिया पूरे हद तक ये जो प्रोजेक्ट इस सरकार का है उसमें शामिल है, साथ में है। मीडिया में बार बार जितने जो नाम आते हैं वही फार्म लॉज में नाम आते हैं। रिलायंस के ओनरशिप के चैनल्स के नाम सबको मालूम हैं, चाहे वो टीवी 18 का ग्रुप होए, चाहे कई और ऐसे ग्रुप्स हैं। इनडायरेक्ट ओनरशिप कई बड़े बड़े ग्रुप्स की है जिनका बार बार नाम आता है फार्म लॉज में। और फिर इस मीडिया को लेके सच्चाई को क्रिमिनलाइज कैसे करना है, ये बार बार हुआ है। जब दिल्ली के दंगे शुरू हुए, ये देखिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये सरकार की एक प्रॉमिस थी कि हम 84 के दंगों के लिए जस्टिस लेके आएंगे। जस्टिस तो नहीं ये लेके आए, पर इन्होंने एक ऐसी परवर्सिटी ऐड कर दी है अपने दंगों में जो 84 में भी नहीं हुई थी जब से। ये है कि जो विक्टिम्स थे दंगे, उनको ही आप अक्यूज बना के, कॉन्स्पिरेटर्स बना के उनको आप ट्रायल पे ले जाते हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ है भारत के क्रिमिनल, ये जो राइट्स का एक मैन्युफैक्चर जो होता है उसमें ये कदम अभी तक नहीं उठाया गया है कि जो मारे गए, जिन पे वार हुआ है, उनको आप क्रिमिनल बना के दिखाओ। और ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है दंगों से ही, जो दंगे ऑर्गेनाइज हुए हैं। हमें मालूम है कि बीजेपी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व थी, कपिल मिश्रा का रोल मालूम है। हम पहले दिन से कैरावान में हम लोगों ने ये लिखा है, डीसीपी आर्या के साथ दंगे वाले वहाँ पे खड़े हुए थे, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, ये सब लिखा हुआ है। मीडिया का नैरेटिव कब जाके बदलता है? बदलता है कि 2 या 3 दिन के बाद जब अजीत दोवल दौरा करने जाते हैं, सीआरपीएफ के साथ 4-5 जर्नलिस्ट आते हैं जो पहले भी कश्मीर में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं, जिनको सडनली याद आता है कि ताहिर हुसैन ने ही सब कुछ कराया। उस दिन से पूरा का पूरा जो मीडिया का जो प्रोजेक्शन है वो बदल जाता है और जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वही प्रोजेक्शन फॉलो करने लगती है। वहाँ से कॉन्स्पिरेसी की बात शुरू होती है। उसके पहले लेबलिंग हो चुकी है, मुस्लिम, पाकिस्तान, टेरर, आइसिस, जो आज आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, खालिस्तान, सेपरेटिज्म, अर्बन नक्सल, जो कि सारे के सारे लेबल आज लग चुके हैं। वो भी मीडिया के द्वारा ही, जो बीजेपी की लीडरशिप यही बातें दोहराती है, वो मीडिया में बार बार आती है। सीनियर बीजेपी की लीडर, ये भी नहीं कि
जिनको हम फ्रिंज कह सकते हैं, बात उनकी नहीं। ये वो लीडर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हैं, जो ये ऐसी चीज़ें तभी बोल सकते हैं जब ऊपर से इनको क्लियरेंस मिली हुई है। जो कुछ दोनों केस में हुआ है, ये ऊपर तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे बैकिंग और इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीज़ें नहीं अनफोल्ड कर सकती हैं ग्राउंड पे, ये बात भी साफ है। और पुलिस का रोल जो है सिर्फ बाईस्टैंडर्ड्स का रोल नहीं है, इसमें पार्टिसिपेंट का रोल रहा है। और एज रिपोर्टर्स हमने ये देखा है बार बार दोनों केस में, जब हम लोग कवर कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस, तो जब कॉन्स्पिरेसी को जहाँ पे हमें एविडेंस मिली हैं, जो स्टोरीज़ हमने चलाई हैं, जो बीजेपी पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट है पुलिस की, तो हमारे रिपोर्टर्स पे अटैक हुआ है। एक राइट विंग मॉब, हमारी एक फीमेल जर्नलिस्ट was molested, a minority journalist, a Muslim at that time was attacked. The Sikh journalist at that time was left alone. वो भी माहौल बदल गया है, because जो जहाँ पे जो दुश्मन मिल सकता है, जिसका फ़ायदा उठाया जाए, वो उस दुश्मन को कास्ट किया जाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग के तौर में एक और जर्नलिस्ट को पुलिस स्टेशन में ही असॉल्ट किया गया। यही बात हुई है जब यहाँ पे जो ये इनकी खरीदी हुई मॉब्स हैं, जो सिंगू में आके डिस्पर्स करने की कोशिश करती हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और हमारा जर्नलिस्ट जिस पे काम कर रहा था उसी दिन उसको अरेस्ट किया गया। 2 या 3 दिन मनदीप पुनिया भी जेल में रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि सरकार ने ये भी निर्णय ले लिया है कि सिर्फ हम ये साजिश क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही वर्जन अलाउ करेंगे। वो वर्जन हमारा वर्जन है। सच्चाई जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है, सच्चाई वही है जो सरकार कहती है। वो आपने देखा, ये जो नवरीत सिंह का डेथ केस था, कि आई विटनेसेस के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स छपी हैं, और आज तक, क्योंकि बाकी तो जर्नलिस्ट थे, शायद राजदीप ने 4 बार ये अपोलोजाइज किया, आगे पीछे गया, हम लोग अपने पोजीशन पे कायम हैं। हमने जो कुछ रिपोर्ट किया है आई विटनेसेस के बेसिस पे किया है, जर्नलिस्टिकली कोई गलती नहीं की है, और उस बेसिस पे हमारे अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस हैं, हमारे ओनर्स पे और हमारे रिपोर्टर्स पे। ये सेडिशन चार्जेस किसके लिए हैं? इस सेडिशन चार्ज का यही मतलब है कि आप अगर रिपोर्टिंग कायदे कानून से, जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स से आप रिपोर्टिंग करेंगे, तब भी हम आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस डाल सकते हैं। और इसमें सेडिशन क्या है, और ये चीज़ें बार बार दिखती हैं। यूएपीए के जो केसेस थोपे गए हैं, कॉन्स्पिरेसी के जो केसेस थोपे गए हैं, वही कॉन्स्पिरेसी आज आप देख रहे हैं टूल किट के नाम से। जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी साफ़ी और उमर खालिद के नाम पे बनाई गई है, वही कि एक दिशा रवि हैं, एक ग्रेटा थनबर्ग हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज और खालिस्तानी और अर्बन नक्सल, ये बेहूदी हास्यपद बातें हैं, पर हमें सीरियसली इसलिए लेना पड़ता है कि इसके बेसिस पे क्रिमिनल इंडाइटमेंट होती हैं, लोगों को जेल दिया जाता है और लोग साल साल से जेल में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक फार्सिकल टिरनी जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें मीडिया का जो रोल रहा है, ये रोल और बढ़ेगा और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हमें अपनी तरफ से यही देखना पड़ेगा कि जो काउंटर नैरेटिव्स हैं, जो जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हें कायम रखा जाए, और जो पुशबैक रेजिस्टेंस, चाहे हम लीगल प्रोसेस से, सड़कों पे उतर के या किसी और तौर से कर सकते हैं, हमें उसे जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी पब्लिक मूड बदलेगा। जो लोग, जैसे मैंने कहा, जो क्रिमिनल्स आज जो देश को चला रहे हैं, किसी ना किसी दिन इनको भी जवाबदारी देनी पड़ेगी। ये जो आज हो रहा है वो परमानेंट नहीं रह सकता है। आप एक पाप कर सकते हैं, 2 पाप कर सकते हैं, एक पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सच्चाई सबको मालूम है कि हो क्या रहा है। थैंक यू।